सुप्रभात मित्रों, आई डॉक्टर निराधार दे, फैकल्टी मेंबर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, welcome you all today's program, that is construction of disciplinary knowledge and its perspectives. You know that this has been taken from one of the B.Ed core course, that is BES 1 to 5 is the course code, and course title is Understanding Disciplines and Subjects. Friends, yesterday I had taken one session from this course. तो कल जाकर जब मैंने फेसबुक में देखा आप लोग का सब कमेंट्स और फीडबैक मैंने देखा, कुछ लर्नर्स का फीडबैक था कि हिंदी में भी हमारा इंटरेक्शन हो और मैं हिंदी में भी बोलूं। यस फ्रेंड्स, ये बाइलिंगुअल जो प्रोग्राम हम डेवलप किए हैं, बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हम डेवलप किए हैं, पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मटेरियल हम डेवलप किए हैं, ये हिंदी में भी आपके पास मटेरियल है और इंग्लिश में भी आपके पास मटेरियल है, बराबर उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है। तो उन लर्नर्स को मेरा अनुरोध रहेगा कि जो हिंदी का मटेरियल हम डेवलप किए हैं, स्पेशली BES 1 to 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट कोर्स का, यह कोर्स एक मैं डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, पर डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स कोर्स है। और इस कोर्स में जो फिलोसॉफी है, जो कंसेप्ट है और जो नॉलेज बेस्ड जो डिस्कशन किया गया है, पहला बार NCT रेगुलेशन में इस प्रकार का कोर्स को इंक्लूड किया गया है B.Ed प्रोग्राम में, इसीलिए थोड़ा कठिनाई होगा। तो मेरा अनुरोध रहेगा स्पेशली जो लर्नर्स हिंदी मीडियम का है, कि हिंदी मीडियम का जो लर्निंग मटेरियल्स हम डेवलप किए हैं, ज़रूर वो अपने पास मटेरियल रखें, क्योंकि ब्लॉग्स आपको मिल गया होगा, 2 ब्लॉग्स में ये पूरा मटेरियल है। और जब हमारा डिस्कशन होता है, ज़रूर एक बार उसका हिंदी मटेरियल वो स्वयं देख लें। और मैं कोशिश करूँगा कि आज का सेशन हम दोनों लैंग्वेज में करें, ताकि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट भी ले और हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है इसका बेनिफिट भी ले। तो एक टेक्निकल कोर्स ये है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स है, बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे कंसेप्ट है, ये समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील आप करेंगे। डिफ़िकल्ट मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील करेंगे, पर डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आपका वर्कशॉप का जो टॉपिक है, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज एंड इट्स पर्सपेक्टिव्स। आज हम डिस्कशन करेंगे नॉलेज क्या है, उसके बाद ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या है, और डिसिप्लिनरी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन, उसका रचना कैसे किया जाता है। और जब एक डिसिप्लिन का बात हम करते हैं, किसी एक विषय का बात हम करते हैं, तो उसका पर्सपेक्टिव्स क्या है, उसका संदर्भ क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, ये आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा। और मैं बहुत आशावादी हूँ, आई एम वेरी मच होपफुल दैट आफ्टर दिस सेशन आप ज़रूर समझेंगे कि डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या है, और किसको एक डिसिप्लिन हम कहेंगे, इसका पर्सपेक्टिव्स क्या है, और ज्ञान भी क्या है, नॉलेज क्या है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन भी कैसे होता है। ओके। और जो डिसिप्लिन हमारा इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन में, जो हमारा स्कूल में, कॉलेजेस में जो डिसिप्लिन हम प्रैक्टिस करते हैं, जो सब्जेक्ट हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका नॉलेज का जो नेचर है, उसका नॉलेज का जो प्रकृति है, वो किस प्रकार का है, ज़रूर आज ये हमारा डिस्कशन का विषय रहेगा। मैं आशावादी हूँ कि आप लोग ज़रूर इसे समझेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर डिस्कसिंग द कंटेंट पॉइंट्स, पहले जो लर्निंग आउटकम्स है, आइए हम पहले एक नज़र डाल दे लर्निंग आउटकम्स के ऊपर। आफ्टर गोइंग थ्रू द डिटेल deliberations, detailed discourses and interactions in this session, you will be able to explain the concept of knowledge and how it is different from information. आप ज़रूर समझेंगे कि नॉलेज का कंसेप्ट क्या है, इसका अवधारणा क्या है। एट द सेम टाइम ज्ञान के साथ साथ जो सूचना, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन से ज्ञान किस रूप में अलग है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ये भी आपका विषय का, आज का विषय का एक पॉइंट है। एंड फर्दर another learning outcomes of this session, that is you will be able to exemplify different sources of acquisition of knowledge. जब हम ज्ञान का बात करते हैं और नॉलेज, ज्ञान आहरण हम कैसे करेंगे, हाउ टू एक्वायर नॉलेज, ओके, सो इसका क्या क्या सब सोर्सेस है, तो उसके ऊपर भी एक नज़र जरूर हम डालेंगे कि किस सोर्सेस से, किस माध्यम से
ज्ञान का आहरण हम कर सकते हैं, हाउ वी कैन एक्वायर नॉलेज, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स, व्हाट आर द डिफरेंट वेज जो कि हम फॉलो करते हैं ज्ञान आहरण के लिए। फर्दर और एक लर्निंग आउटकम है आज के सेशन का, जो कि ये सेशन के बाद आप डिस्क्राइब कर पाएंगे कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। डिसिप्लिनरी नॉलेज का क्या अवधारणा है, इसका क्या अर्थ है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये जरूर आप समझा पाएंगे। एंड फर्दर यू विल बी एबल टू इलुस्ट्रेट द पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो जिसको हम डिसिप्लिनरी नॉलेज कहते हैं या एक डिसिप्लिन कहते हैं, कि विषय कहते हैं, जो विषय को स्कूल या कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका पर्सपेक्टिव्स क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका क्या अवधारणा है, उसका संदर्भ क्या है, ठीक है, किस संदर्भ में एक डिसिप्लिन का रचना किया जाता है। तो ये आज हमारा मुख्य लर्निंग आउटकम्स है। और मैं बहुत आशावादी हूँ आप लोग के ऊपर कि ये सेशन के बाद ये जो लर्निंग आउटकम्स है जरूर आप अचीव करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट अस गो फॉरवर्ड। तो हमारा डिस्कशन हम शुरुआत करेंगे पहले ज्ञान से। हम कोशिश करेंगे कि हम समझे कि ज्ञान क्या है, व्हाट इज नॉलेज। ओके, सो शायद ये टर्म के साथ आप परिचित हुए होंगे, दैट्स कॉल्ड एज एपिस्टेमोलॉजी। ओके, दैट इज द थियोरी ऑफ नॉलेज। सो थियोरी ऑफ नॉलेज इज कंसिडर्ड as a branch of philosophy that is known as epistemology. Okay, so etymologically, if I will say that is epistemology comes from the Greek word that is epistem, and further the meaning of epistem is knowledge, and further the another word or the term that is logos, जिसका अर्थ है डिस्कोर्स और साइंस। हम कह सकते हैं एपिस्टेमोलॉजी का जो अर्थ है दैट इज साइंस ऑफ नॉलेज और नॉलेज डिस्कोर्स। ओके, सो दैट मीन्स ज्ञान आहरण के लिए ज्ञान को एक साइंस के आकार में हम देखते हैं। ओके, तो हम कैसे ज्ञान आहरण करते हैं और ज्ञान का स्वरूप क्या है, इसका नेचर क्या है, और फर्दर हम कह सकते हैं कि ज्ञान को कैसे हम जस्टिफाई करें, इसको कैसे हम, इसका वैलिडिटी एस्टैब्लिश हम कैसे करें। ओके, सो जब एपिस्टेमोलॉजी का बात हम करते हैं तो एक एग्जांपल मैंने दे दूं, हो सकता है आप साइंस डिसिप्लिन से हो सकता है आप सोशल साइंस डिसिप्लिन से हो सकता है आप लैंग्वेज डिसिप्लिन से हो, चाहे किसी भी डिसिप्लिन से हो, आप मैथमेटिक्स से भी हो सकते हैं। आप देखेंगे हर डिसिप्लिन में एक एपिस्टेमोलॉजिकल बेस है। ओके, एक थ्योरी ऑफ नॉलेज, एक कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, साइंस ऑफ नॉलेज बेस है। एवरी डिसिप्लिन इज हैविंग ए सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसको हम कहते हैं। ओके, तो उसे भी हम कह सकते हैं फिलोसफी। ओके, एवरी डिसिप्लिन इज हैविंग इट्स ओन फिलोसफी। हर डिसिप्लिन का एक अपना प्रिंसिपल्स होता है, अपना नॉलेज बेस होता है, अपना थ्योरीज होता है। ओके, तो ये जो थ्योरीज है, जब वो डिसिप्लिन को हम ट्रांजैक्ट करते हैं, वो सब्जेक्ट को जब हम ट्रांजैक्ट करते हैं हमारा क्लासरूम सिचुएशन में, वो सब्जेक्ट को जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसे हम यूज़ करते हैं, और जो सिलेबस, जो करिकुलम हम डेवलप किए हैं, वो करिकुलम को जब टीचर से स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम हम यूज करते हैं, जो मेथड हम यूज करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे लॉज हम यूज करते हैं। सो इसीलिए जब ज्ञान का बात हम करते हैं, ये मोटा मोटी यदि हम समझने के लिए कोशिश करें, आप कह सकते हैं ये एक प्रकार का प्रिंसिपल है, एक प्रकार का थ्योरी है। हर सब्जेक्ट का अपना थ्योरी है। यू कैन से दैट मैथमेटिक्स इज हैविंग इट्स ओन रूल्स, ओन रेगुलेशंस, ओन कॉन्सेप्ट्स, ओन थ्योरीज, ओन प्रिंसिपल्स, ओन लॉज, ओके, ओन फार्मूलाज। एंड जब मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ समस्या का हल हम करते हैं, कुछ समस्या का समाधान हम करते हैं, तो जरूर थ्योरीज का हम व्यवहार करते हैं, जरूर कुछ फार्मूला का हम व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार जब हम फिजिक्स साइंस का जो एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, जब फिजिक्स डिसिप्लिन का हम बात करते हैं, आप देखेंगे फिजिक्स डिसिप्लिन में जितने सारे समस्या, जितने सारे प्रॉब्लम्स हम हल करते हैं, तो वो प्रॉब्लम और जो फार्मूलाज हम यूज करते हैं, जो थ्योरीज हम यूज करते हैं, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत है, उसमें कंप्यूटेशन है, मैथमेटिकल लॉज उसमें यूज होता है। ओके, सो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो विषय, जो डिसिप्लिन, जो सब्जेक्ट हम
हमारा एकेडमिक मैनिफेस्टेशन, हमारे इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन में उसे यूज करते हैं। सभी डिसिप्लिन, सभी सब्जेक्ट का एक अपना नॉलेज बेस है और सभी सब्जेक्ट का कुछ थ्योरीज है, कुछ लॉज है, कुछ प्रिंसिपल्स है, और ये सभी थ्योरीज, लॉज, प्रिंसिपल हम यूज करते हैं जब उस डिसिप्लिन को टीचर से स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि बाय यूजिंग डिफरेंट पेडागोजी, ओके, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इट मे बी इन टर्म्स ऑफ ए मेथड्स, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ सर्टेन क्रिटिकल पेडागोजी, सर्टेन टेक्निक्स, सर्टेन स्ट्रैटेजीज, ओके, चाहिए एक विशेष सब्जेक्ट, एक विशेष विषय पढ़ाने के लिए क्या टेक्निक हम यूज करें, क्या पेडागोजी हम यूज करें, अदर विषय पढ़ाने के लिए क्या वही टेक्निक सही होगा या कुछ अलग टेक्निक हम यूज करेंगे। अभी मुझे लगता है शायद लेसन प्लानिंग आपका हो गया है हर सब्जेक्ट में, तो जरूर आप देखे होंगे जो मेथड्स हम यूज करते हैं टू ट्रांजैक्ट कंटेंट इन मैथमेटिक्स, और जब लैंग्वेज का बात करते हैं मेथड्स अलग अलग हो जाता है। ओके, क्योंकि इसीलिए हर सब्जेक्ट में, हर विषय में अपना ज्ञान का एक सीमा है, एट द सेम टाइम अपना लॉज है, अपना प्रिंसिपल्स है, अपना थियोरीज है। तो इसीलिए हम कहेंगे एपिस्टेमोलॉजी डील्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज। जो ह्यूमन नॉलेज है, जो ह्यूमन ज्ञान है, इसका नेचर क्या है। यदि साइंस रिलेटेड बातें हम करें तो उसका नेचर क्या है, जो कि एक एक्सपेरिमेंट रिलेटेड होगा, एम्पिरिसिज्म रिलेटेड होगा, रीजनिंग रिलेटेड होगा। पर जब हम बात करेंगे सोशल साइंस और लैंग्वेजेस, हो सकता है जो ज्ञान का रचना, और यू कैन से द नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का जो स्वरूप है, ये मोर और लेस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट सिमिलैरिटीज इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट का बात करते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट टीचिंग का हम बात करते हैं। फर्दर वी कैन से एपिस्टेमोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स द ओरिजिन, नेचर, मेथड्स, वैलिडिटी एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब नॉलेज डिस्कोर्स का हम बात करते हैं, साइंस ऑफ नॉलेज का बात करते हैं, थ्योरीज ऑफ नॉलेज का हम बात करते हैं, तब हम देखेंगे कि हर नॉलेज का, ज्ञान का ओरिजिन कहाँ हुआ। आप यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ आइंस्टाइन, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन। इवन इफ एजुकेशन डिसिप्लिन में जितने सारे थ्योरीज, चाहे साइकोलॉजी में हो, सोशियोलॉजी में हो, डेवलप हुआ है, और ये थ्योरीज सब हम एजुकेशन में प्रैक्टिकल में हम यूज करते हैं, इसे प्रैक्टिस में हम लाते हैं। ओके, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और एक पेडागोजी का शुरुआत कहाँ हुआ, और साइंस का, चाहिए रिलेटेड टू फिजिक्स, रिलेटेड टू बायोलॉजी, रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, जो फॉर्मूलाज, जो प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ है। हु आर द पर्सन हु हैज वर्कड अपन who has worked for developing such rules, such principles and such theories. So इसीलिए जब एपिस्टेमोलॉजी का हम बात करते हैं, जरूर इसका एक ओरिजिन है, इसका एक डेवलपमेंट है, इसका एक शुरुआत है, एंड फर्दर सभी का अपना अपना नेचर है। जैसे कि मैंने बताया, लिटरेचर का अपना, लिटरेचर में जो ज्ञान है उसका अपना नेचर है, साइंस का जो ज्ञान है उसका अपना नेचर है, सोशल साइंस में जो ज्ञान है इसका अपना नेचर है। फर्दर हम डिस्कशन करेंगे कि जो प्रोसेसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट, हर विषय का जो ज्ञान है उसे हम एक्वायर कैसे करें, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का नेचर, ज्ञान का प्रकृति अलग अलग है। ओके, सो जब ज्ञान का प्रकृति विषय बार अलग अलग है, तो कैसे उसे एक्वायर हम करें, ओके, कैसे उसे हम समझें, ओके, हमारा समझ कैसे उसे विकसित हो, हमारा समझ कैसे उसे डेवलप हो, तो ये भी जरूर हम डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ साथ ज्ञान को हम वेरीफाई कैसे करें, वो सही है या गलत है, उसे जस्टिफाई कैसे हम करेंगे, उसे टेस्ट हम कैसे करेंगे। सो स्पेशली जब हम साइंस का बात करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे मेथड्स है साइंटिफिकली, बाय यूजिंग द साइंटिफिक अप्रोच, by using the scientific methods, by using the scientific techniques. Okay, हम क्या करते हैं, जो थ्योरीज हम डेवलप किए हैं, बार बार उसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि यस, लेट H2O इज वाटर, H2O वाटर। जल के लिए आप देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट करके हम जल क्रिएट कर सकते हैं। सो जितने बार इसे आप ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, डेफिनेटली यू कैन वेरीफाई इट। सो इसीलिए जब नेचर ऑफ नॉलेज का हम बात करते हैं, इसका मेथड्स को जब एक पर्टिकुलर मेथड जब यूज करते हैं, तो ज्ञान को हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसका वैलिडिटी हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और ज्ञान का अपना लिमिट्स भी होता है। हम सब्जेक्ट बार हम देख सकते हैं कि
जो एक पर्टिकुलर मेथड है, तो ये कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपका कुछ समझ जरूर विकसित हुआ होगा, आप जरूर समझे होंगे कि ज्ञान का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज नॉलेज, एंड फर्दर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डिविजन्स ऑफ नॉलेज। ओके, ज्ञान का डिवीजन क्या है। यदि ये हमारा जो कोर्स मटेरियल है, हम इसमें आपको ये मिल जाएगा, ये टॉपिक जो हम डिस्कशन करते हैं, ये कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। फिर भी वर्कशॉप में इसे हम रखें ताकि एक फ्रूटफुल डिस्कशन आपके वर्कशॉप में ये हो जाए और आप जरूर एक समझ इसमें डेवलप करें कि डिविजन्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके स्क्रीन में अभी अपीयर हो रहा है एक स्लाइड, उसमें 3 डिविजन्स के बारे में जिक्र हुआ है। एक है ए प्रायोरी नॉलेज, और सेकंड ए पोस्टीरियोरी नॉलेज, एंड थर्ड इज एन एक्सपीरियंस्ड नॉलेज। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए प्रायोरी नॉलेज, व्हाट इज ए पोस्टीरियोरी नॉलेज एंड व्हाट इज एन एक्सपीरियंस्ड नॉलेज। ये 3 प्रकार का नॉलेज के यू कैन से इसे हम ऑब्जर्व करते हैं और ये हमारा लाइफ टाइम में जरूर आते हैं, हम इसे फेस करते हैं, हम ऑब्जर्व भी करते हैं, ओके, हम फील भी करते हैं। तो चलिए समझने के लिए हम कोशिश करें कि ए प्रायोरी नॉलेज, ए पोस्टीरियोरी नॉलेज और एन एक्सपीरियंस्ड नॉलेज क्या है हमारा फर्दर स्लाइड में। देखिए, ए प्रायोरी नॉलेज का जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये ऑलरेडी है, ओके। तो इसे हम ये ट्रूथ है या फॉल्स है, इसे हम एस्टैब्लिश नहीं करते हैं। इट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, यू कैन से, ये सत्य है, ओके। तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, हम सिर्फ इसे ऑब्जर्व करते हैं, जस्ट लाइक ए प्रायोरी मीन्स बिफोर। सो यहाँ आप कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ वेरिफिकेशन आप नहीं कर रहे हैं जो कि पहले से ये एग्जिस्ट है, पर आप क्या करते हैं, ए प्रायोरी नॉलेज इज नॉलेज हो जो ट्रूथ और फॉल्सिटी कैन बी डिसाइडेड बिफोर, ओके। पहले से इसका ट्रूथ एंड फॉल्सिटी, सत्य है या असत्य है, पहले से ये एस्टैब्लिश हुआ है और विदाउट रिसोर्स टू एक्सपीरियंस, ओके। तो हमारा एक्सपीरियंस के ऊपर ये बेस्ट नहीं करता, ये पहले से एस्टैब्लिश हुआ है। ए प्रायोरी नॉलेज है यूनिवर्सल वैलिडिटी है, सभी के लिए सत्य है, जो हम कहते हैं दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। लेट मी टू गिव वन एग्जांपल। हम कहते हैं मनुष्य मरणशील है, ओके, मैन इज मोर्टल। इसका मतलब इस समाज में जो पैदा हुआ है, ओके, ये धरती में जो आए हैं वो एक दिन मरेंगे, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं हमारा सोसाइटी में जहां हम रहते हैं, हम कहते हैं आज उनका डेथ हुआ, कल उनका डेथ हुआ। इसका मतलब है हम लोगों का एक ना एक दिन जरूर डेथ होगा। मतलब हम पैदा हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा मृत्यु अनिवार्य, हमारा मृत्यु होगा, ओके। तो इसीलिए हम कहेंगे एक्स डाइज, वाई डाइज, जेड डाइज। इट मीन्स यू कैन से मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है। सो ए प्रायोरी नॉलेज इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। सो दिस इज एन यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड वंस रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रू डजंट रिक्वायर एनी फर्दर एविडेंस। आपको और कुछ एविडेंस का जरूरत नहीं है। तो इसमें लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ट्रूथ्स भी इन्वॉल्व होता है, किसमें, ए प्रायोरी नॉलेज में। सो दैट्स वाई इसे कहा जाता है ए प्रायोरी नॉलेज, क्योंकि इसका जो ट्रूथ है, इसका जो सत्यता है, ये पहले से एस्टैब्लिश हुआ है। मित्रों, चलिए हम नेक्स्ट डिस्कशन हम करते हैं, पोस्टीरियोरी नॉलेज क्या है। ए प्रायोरी नॉलेज मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अभी हम कोशिश करेंगे समझने के लिए कि पोस्टीरियोरी नॉलेज क्या है। ए पोस्टीरियोरी नॉलेज इज द नॉलेज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, बहुत सारे चीजें, बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारे हैपनिंग, ओके, हमारा समाज में होता है, हमारा कम्युनिटी में होता है। ये फिजिकल एनवायरनमेंट जहां हम रहते हैं, ओके, जहां हमारा डिस्कोर्सेस होता है, जहां हमारा इंटरेक्शन होता है, जहां हमारा अंतक्रिया होता है, हम बहुत सारे चीजें निरीक्षण करते हैं, हम बहुत सारे चीजें ऑब्जर्व करते हैं, ओके, अनुभव करते हैं, बहुत सारे चीजें हम अनुभव करते हैं। क्योंकि हम जरूर कहेंगे हमारा जो लाइफ है, आवर लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड फुल ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम परिवार में रहते हैं, हमारा फैमिली में, जब कम्युनिटी के कांटेक्ट में आते हैं, लोगों के संस्पर्श में आते हैं, जब यू कैन से जब कुछ कल्चरल प्रोग्राम में इन्वॉल्व हम होते हैं, हमारा ट्रेडिशन, हमारा बिलीव्स, हमारा कल्चर में हमारा जब इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, ओके। सो यहाँ क्या होता है,
ए प्रायोरी नॉलेज कहता है कि इसका एग्जिस्टेंस पहले से है, पर ए पोस्टेरियरी नॉलेज ये कहता है आपको कुछ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक टेक्निक यूज करके आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि यह सत्य है या सत्य नहीं है। इसीलिए इसे कहा जाता है दिस नॉलेज इज बेस्ड अपॉन साइंटिफिक मेथड। ओके, एक वैज्ञानिक विधि के ऊपर ये आधारित है, साइंटिफिक मेथड के ऊपर ये आधारित है। व्हिच ट्रूथ और फॉल्सिटी कैन बी डिसाइडेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड वेरिफिकेशन। ओके, जैसे कि मुझे कुछ एग्जाम्पल देने दीजिए, शायद ये और क्लियर हो जाएगा। हम कहते हैं आइस मेल्ट्स। ओके, आइस जो है ये मेल्ट करता है, ये पिघलता है। क्या इसे हम ऑब्जर्व नहीं किए हैं? तो मुझे बताइए, जो स्टेटमेंट मैंने बताई, जो सेंटेंस मैंने बताया आइस मेल्ट्स, क्या इसे आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं साइंटिफिकली? क्या इसे आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं? जरूर इसे आप साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं। ओके, आइस का एक टुकड़ा आप लाइए, ठीक है, उसे एक जगह में कुछ समय तक आप रखिए, ठीक है, या आप सनशाइन में रखिए, कुछ हीट आप उसमें प्रयोग करिए, आप देखेंगे धीरे धीरे आइस मेल्ट होगा, आइस से वाटर को कन्वर्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। आप भी जरूर इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है ये जो एक सेंटेंस है आइस मेल्ट्स, ये जो एक कंसेप्ट है, इसे एक साइंटिफिक मेथड यूज करके, एक वैज्ञानिक विधि या एक तकनीक यूज करके तो इसे हम प्रूव कर सकते हैं, इसका वैलिडिटी हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेकेंड, स्नो इज व्हाइट। ये कैसे हम प्रूफ करेंगे? व्हाइट कलर हम सब जानते हैं, सफेद रंग हम सब जानते हैं। जब स्नो हम देखते हैं तो जरूर टीवी में आजकल आप देख रहे होंगे, ओके, जम्मू एंड कश्मीर में एंड लद्दाख एरिया में आप देख रहे होंगे कितने स्नो है। तो हमारा नजर में आ जाता है, हमारा ऑब्जर्वेशन में आता है, हम इसे निरीक्षण करते हैं, ठीक है। तो इसे आप जितने बार वेरीफाई करो, जितने बार आप एक्सपेरिमेंट करो, आप देखोगे स्नो इज व्हाइट। ओके, स्नो का कलर, स्नो का रंग जो है ये सफेद है। फर्दर हम कह सकते हैं, और एक एग्जाम्पल मुझे देने दीजिए, शायद ये और क्लियर हो जाएगा। मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स है, मेटल्स क्या हरण कर सकता है, क्या कंडक्ट कर सकता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल है, मेटल हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसमिट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो इसे हम टेस्ट कर सकते हैं। आप मेटल का एक टुकड़ा लाइए, मेटल का पीस लाइए और उसे आप हीट प्रयोग करिए या उसे इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, आप देखेंगे कि वो ट्रांसमिट होता है। सो फ्रेंड्स, जब एक पोस्टेरियरी ज्ञान का हम बात करते हैं, कि पोस्टेरियरी नॉलेज का हम बात करते हैं, तो यहाँ एक साइंटिफिक मेथड, एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक टेक्निक का जरूर हम यूज करते हैं, यूज करके इसे हम वेरीफाई करते हैं। तो इस रूप में ये ए प्रायोरी नॉलेज से सम एक्सटेंट डिफरेंट है। ओके, तो ए प्रायोरी नॉलेज जो कि बिफोर, इसका सत्यता, इसका वैलिडिटी, इसका यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि पहले एस्टेब्लिश हुआ है, पर जब ए पोस्टेरियरी नॉलेज का हम बात करते हैं तो हमें एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए रिसर्चर, हमें इसका सत्यता स्थापन करना पड़ता है। तो सत्यता स्थापन हम कैसे करें? साइंटिफिक मेथड यूज करके, साइंटिफिक टेक्निक यूज करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके। सो फ्रेंड्स, आगे चलिए, हम अभी समझने के लिए कोशिश करते हैं कि एक्सपीरियंस नॉलेज क्या है। एक्सपीरियंस नॉलेज जो कि पूर्ण रूप में व्यक्तिगत होता है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स ओन एक्सपीरियंस, ओके, एंड व्हिच इज ऑलवेज टेंटेटिव इन नेचर। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है दूसरे किसका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। तो मैनी ए टाइम आप भी जरूर आप ये महसूस किए होंगे, जरूर आप ये अनुभव किए होंगे कि आपका एक्सपीरियंस को बेस करके आप कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत बार इस चीज को एक्सपीरियंस किया हूं, मैं बहुत बार इस चीज को फेस किया हूं। ये आपके लिए, आपको फील होता है कि यही सत्य है बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। और एक व्यक्ति वो कहता है कि मैं तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया और मैं तो एक दूसरे प्रकार का कुछ एक्सपीरियंस किया। तो फ्रेंड्स, यहीं से आप देखिए कुछ डिफरेंस आता है, बिकॉज इट इज प्योरली इंडिविजुअल इन नेचर, इट कैन नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू एक्सपीरियंस। तो ये चीजें हो सकता है पहले एग्जिस्ट नहीं किया होगा जो कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपका व्यक्तिगत ज्ञान, आपका व्यक्तिगत आइडियाज, आपका व्यक्तिगत यू कैन से विचार के ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, सो यू कैन से जो इट मस्ट बी एक्सपीरियंस टू हैव सर्टेन वैल्यूज, इट डिपेंड्स अपॉन योर आइडियाज, योर नॉलेज हराइजन और आपका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है।
तो एक्सपीरियंस नॉलेज जो है ए प्रायोरी और ए पोस्टेरियरी नॉलेज से समथिंग, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये थोड़ा सा भिन्न होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के अनुभव, व्यक्ति के ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है, व्यक्ति का जो उनका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो ये 3 डिवीजन, ज्ञान का जो ये 3 डिवीजन है हमारा मटेरियल में हम इसे चर्चा किए हैं, तो यही आपको फर्दर मदद करेगा टू अंडरस्टैंड ए डिसिप्लिन, और फर्दर कैसे ज्ञान का रचना करके और ज्ञान से एक डिसिप्लिन कैसे कंस्टिट्यूट हुआ है, ये जरूर समझने के लिए आपको मदद करेगा। फर्दर अभी चलिए हम समझने के लिए कोशिश करें, क्योंकि हम ज्ञान का बात करते हैं, नॉलेज का ज्ञान बात करते हैं, तो ये नॉलेज का जो यात्रा है, ओके, द जर्नी ऑफ नॉलेज, ये कहाँ से शुरू हुआ है? नॉलेज क्या एट ए टाइम कहाँ कंस्ट्रक्ट हो गया नॉलेज, ओके, क्रिएट हो गया नॉलेज, या नॉलेज का कुछ बेस होता है? मित्रों, नॉलेज का जरूर एक बेस होता है। देयर इज सर्टेन बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। पहले मैंने आपको बताया नॉलेज क्या है। नॉलेज कुछ थ्योरीज है, ओके, आइंस्टाइन का थ्योरीज, न्यूटन का थ्योरीज, साइंस रिलेटेड थ्योरीज, मैथमेटिक्स में बहुत सारे थ्योरीज, जितने सारे लॉज और थ्योरीज हम यूज करते हम कहेंगे वो सब ज्ञान का एक स्वरूप है। पर इसका यात्रा शुरू हुआ है डाटा से, ओके। सो अभी हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। डाटा क्या है, फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, और नॉलेज क्या है। डाटा जिसको हम आंकड़े कहते हैं, प्रदत्त कहते हैं, प्रदत्त कैसे सूचना एस्टैब्लिश करने में मदद करता है, जो कि इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के लिए डाटा मदद करता है, और फर्दर ज्ञान आहरण करने के लिए, ज्ञान का रचना करने के लिए सूचना, इंफॉर्मेशन जो हमें हमारा मोबाइल फोन में आप देखेंगे कि मोबाइल फोन में आपको मिलता है, आपका व्हाट्सएप में, आपका ईमेल में आप देखेंगे बहुत सारे मेल आपको मिलता है, बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप पोस्ट आपको मिलता है। क्या उसे हम ज्ञान कहेंगे या उसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे? ओके, क्या वो सूचना सिर्फ देता है या ज्ञान देता है? और ज्ञान का सीमा और सूचना का सीमा कहाँ तक है? और डाटा कैसे इंफॉर्मेशन के लिए मदद करता है, और डाटा इंफॉर्मेशन से और नॉलेज से कैसे डिफरेंट है? चलिए समझने के लिए हम कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, जब हम डाटा का बात करते हैं, जरूर मैं कहूँगा डाटा दैट मीन्स यू कैन से ए टाइप ऑफ फैक्ट और विच इज ए टाइप ऑफ इंडिविजुअल नॉलेज, और यू कैन से रॉ डाटा, ओके। डाटा का कुछ ज़्यादा अर्थ नहीं होता है, और यू कैन से डाटा हैज अ वेरी लिमिटेड मीनिंग और नो मीनिंग एट ऑल अनलेस इट इज इंटरप्रिटेड एंड अंडरस्टूड इन ए गिवन कंटेक्स्ट। जब तक एक कंटेक्स्ट में वो डाटा को हम समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, वो डाटा को हम इंटरप्रेट नहीं करते हैं, उसका विश्लेषण नहीं करते हैं, उसका एनालिसिस हम नहीं करते हैं, तब डाटा का कोई अर्थ नहीं होता। और यदि वह कुछ अर्थ होता है, वो बहुत लिमिटेड अर्थ होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिया, शायद ये आपको मदद करेगा समझने के लिए। जैसे कि हाइट ऑफ ए पर्सन, किसी एक व्यक्ति का हाइट, मैं कहूँगा एक व्यक्ति का हाइट 5 फीट 5 इंच है या 160 सेंटीमीटर है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? 160 सेंटीमीटर और 5 फीट 5 इंच जब हम कहेंगे, सिंपली यू आर जस्ट गिविंग ए डाटा। और फर्दर इसे इंटरप्रेट आप कैसे करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आगे इसका करना क्या है। सिंपली आप कह सकते हैं यदि ये 0 से सेंटीमीटर, यदि 0 से शुरू होता है तो किसी एक का हाइट 160 सेंटीमीटर है, पर इसके आगे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह एक रॉ डाटा है, कि इंडिविजुअल डाटा है, ओके। तो इसीलिए व्यक्तिगत प्राप्तांक जो है, ये इसका अर्थ, ये अर्थपूर्ण नहीं होता, या यदि वह अर्थपूर्ण होता, बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित अर्थ इसमें हमें मिलता है, ओके। ये एक सामग्रिक अर्थ हमें नहीं देता है, कि संपूर्ण अर्थ यहाँ से एमर्ज नहीं होता, और संपूर्ण अर्थ ये हमें नहीं देता है। फर्दर हम बात करेंगे कि डिफरेंट क्रॉप प्रोडक्शन इन ए कंट्री। एक देश में क्रॉप प्रोडक्शन, मैं कहूँगा कि गेहूं का प्रोडक्शन इंडिया में कितना हुआ, हमारा देश में गेहूं का प्रोडक्शन एक साल में कितना हुआ है, मैं कहूँगा कितने हजार मेट्रिक टन हुआ है, ओके। फिर भी एक लिमिटेड अर्थ है, जब तक उसे इंटरप्रीट हम ना करें, जब तक अगले साल में कितना हुआ था, डिफरेंट स्टेट में कितना हुआ था, जब तक हम इसे नहीं लिया, एक ट्रेंड हम एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, और अचीवमेंट स्कोर्स ऑफ ए स्टूडेंट, किसी एक स्टूडेंट को मैं कहूँगा मैथमेटिक्स में उनको 85 मार्क्स मिला, मैं नहीं जानता अदर स्टूडेंट को क्या मिला, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत प्राप्तांक है, एक रॉ स्कोर है। सो रॉ स्कोर को लेकर हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा लिमिट, ज़्यादा
मीनिंग इसे हम दे नहीं सकते। सो इसीलिए मित्रों, जब डाटा का बात हम करते हैं ये बहुत लिमिटेड होता है जब तक इसे हम इंटरप्रेट ना करें। सो फ्रेंड्स, डाटा से चलिए हम समझने के लिए कोशिश करें कि इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन तब होगा जब डाटा को हम इंटरप्रेट करेंगे, और इंटरप्रेट तब हम कर सकते हैं जब ग्रुप डाटा हमें प्राप्त हो। जब मैं जानूंगा कि लेट आई एम टीचिंग क्लास 9th स्टूडेंट्स, मेरे क्लास में लेट 40 स्टूडेंट्स है, एंड मैथमेटिक्स का एक टेस्ट मैंने लिया और मैथमेटिक्स टेस्ट में मुझे सभी का इंडिविजुअल स्कोर मिला, किसको 50, किसको 60, किसको 55, किसको 45, किसको 85 मिला। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये सब एक एक रॉ स्कोर है, सभी रॉ स्कोर को जब मैं मिलाऊंगा, क्योंकि ग्रुप डाटा मेरे पास है, उसका एवरेज कैलकुलेशन कर सकता हूं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन कर सकता हूं, उसको एक रेंज एस्टेब्लिश कर सकता हूं कि हाईएस्ट स्कोर कितना है, लोएस्ट स्कोर कितना है। फर्दर मैं कह सकता हूं कि उसका ऑर्डर कर सकता हूं आइदर असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। बहुत सारे सिंपल स्टैटिस्टिक्स यूज करके मैं मीनिंगफुली उसे मैं प्रेजेंट कर सकता हूं। जस्ट लाइक एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब सभी स्टूडेंट्स का हाइट आपको पता हो, एवरेज क्रॉप प्रोडक्शन इन ए कंट्री, एक देश में एवरेज क्रॉप प्रोडक्शन कितना है, एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास में स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर कितना है, मैथमेटिक्स में एवरेज स्कोर कितना है, साइंस में कितना है, सोशल साइंस में कितना है, लैंग्वेज में कितना है, और कौन से सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर कंपैरेटिवली अलग सब्जेक्ट से ज्यादा है। ये तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जरूर हम कर सकते हैं। फर्दर वी गेट सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, न्यूज़पेपर और फ्रॉम अदर मीडिया सोर्सेस। हमें देखेंगे इस प्रकार का इंफॉर्मेशन जो है हमें मीडिया सोर्सेस से मिल जाता है। और जब इंफॉर्मेशन का हम बात करते हैं, डाटा से एक स्टेप ये आगे जाता है, क्योंकि डाटा को सिंपल रॉ डाटा नहीं है, ग्रुप डाटा को लेकर उसे वो इंटरप्रेट करता है, उसे वो एनालिसिस करता है, एनालिसिस करके मीनिंगफुली उसे वो प्रेजेंट करता है। फर्दर इंफॉर्मेशन से जब नॉलेज तक हम आएंगे, हमें कंप्लीट करना पड़ेगा अनदर 15-20 मिनट में, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में जरूर यहीं से लूँगा कि आगे, क्योंकि हमें आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करना है। जब ज्ञान का हम बात करते हैं तब एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं। इंफॉर्मेशन तो हमारा पास है, पहले डाटा हमारा पास था, उसके बाद डाटा को इंटरप्रेट करके हम सूचना के पास पहुंचे, इंफॉर्मेशन के पास पहुंचे, और इंफॉर्मेशन को यूज करके जब एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम यूज करेंगे, एक साइंटिफिक मेथड हम यूज करेंगे, तब हम देखेंगे कुछ थ्योरीज हम डेवलप कर सकते हैं। लेट मी टू गिव वन एग्जांपल, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन। मैं कहूँगा कि भारतवर्ष में, हमारा देश इंडिया में गेहूं का जो प्रोडक्शन है, इसका ट्रेंड क्या है। ओके, ट्रेंड तभी हो सकता है जब पिछले 1-2 डिकेड का डाटा हम रखें, ठीक है, एवरी ईयर कितने प्रोडक्शन होता है। ओके, उसी प्रकार जैसे कि 2000 में कितने प्रोडक्शन हुआ था, 2001 में कितना हुआ, 2 में कितना हुआ, 3 में कितना हुआ, कौन से साल में नेचुरल कैलामिटी आया ताकि प्रोडक्शन कम हो गया। ओके, और प्रोडक्शन कम क्यों हुआ। ओके, रेनफॉल के ऊपर प्रोडक्शन डिपेंड कितना करता है, हम देखेंगे एनुअल रेनफॉल कितना होता है, उसके साथ साथ क्रॉप प्रोडक्शन हमारा कितना होता है। मुझे लगता है शायद आप लोग समझ रहे हैं मेरे बात को। ओके, रेनफॉल के साथ क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड करता है। ओके, यदि रेनफॉल बहुत ज्यादा हो गया, आप देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन कम है। रेनफॉल यदि बिल्कुल नहीं हुआ, आप देखेंगे ड्रॉट आया, आप देखेंगे कि जो शस्य है और जो हमारा क्रॉप ये सब सूख गया। ओके, तो यदि क्रॉप रेनफॉल मॉडरेट रहा, एडिक्वेट रहा, जितने चाहिए, आप देखेंगे उस साल क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जरूर आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं यहां से भी सूचना में खुद को लिमिट नहीं रखा, रादर मैंने क्या किया, उससे मैंने एक रिसर्च किया, एक इन्वेस्टिगेशन मैंने किया, डाटा को यूज करके बहुत सारे डाटा लिया, साइंटिफिकल उसे मैंने एस्टैब्लिश किया, उसमें स्टैटिस्टिक्स मैंने यूज किया, ऑब्जर्व उसे मैंने किया। उसी प्रकार साइंस सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो, इसी प्रकार डाटा से इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से नॉलेज तक हम आ सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है शायद अभी तक आप समझे होंगे कि डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज क्या है। फर्दर हम आएंगे सोर्सेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, क्या क्या सब सोर्सेस, क्या क्या सब माध्यम हम व्यवहार करते हैं नॉलेज आहरण करने के लिए, नॉलेज एक्विजिशन करने के लिए। जैसे कि आपके स्क्रीन में अभी आप देख रहे होंगे, सोर्सेस ऑफ नॉलेज में बहुत सोर्सेस का मैंने यहाँ जिक्र किया। एक है इंस्टीट्यूशन, एक है
फर्दर है अथॉरिटी, देन टेनासिटी, देन रीजन, देन एम्पिरिसिज्म, देन फेथ, देन रिवेलेशन। ओके, तो आप देखेंगे कि कैसे ये होता है, इंट्यूशन कैसे होता है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंट्यूशन। इंट्यूशन एक सोर्स कैसे है फ्रेंड्स? इंट्यूशन एक सोर्स है, ज्ञान आहरण करने का एक सोर्स है। इंट्यूशन से कैसे आप इंट्यूट करते हैं? आप ये कहते हैं, आप सुने होंगे फार्मर्स मेनी ए टाइम कहते हैं कि मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल सुबह तक या आज रात को रेनफॉल होगा, बारिश होगा। ये कैसे संभव है? वो कैसे कह सकते हैं? इट इज बेस्ड अपॉन देयर इंट्यूशन, इट इज बेस्ड ऑफ, एंड ये जो इंट्यूशन है इसके लिए जरूर एक बेस है। वो बेस क्या है? वो एक्सपीरियंस किया है कि मौसम को देख के जिस प्रकार का ऐसे क्लाउड वो देखते हैं, जिस प्रकार का हवा ऐसे वो देखते हैं, हवा में यदि कुछ ठंडक वो फील करते हैं, वो कहते हैं कि आज रात तक बारिश हो सकता है, और ये भी कहते हैं कि अभी बारिश नहीं होगा, 2-4 घंटे के बाद ये बारिश होगा। सो ये एक इंट्यूशन वो कर लेते हैं, और इंट्यूशन इज बेस्ड अपॉन सर्टेन एक्सपीरियंस। और कभी कभी इंट्यूशन को हम नॉलेज का एक सोर्स मानते हैं। एंड फर्दर सेकेंड सोर्स हम कहेंगे अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। जब हम स्कूल को आते हैं, जो हमारा टेक्स्ट बुक को ट्रांजैक्ट किया जाता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। ओके, तो हम कहेंगे इट मे बी टीचर्स, इट मे बी आवर पेरेंट्स, इट मे बी कम्युनिटी मेंबर्स, आवर फ्रेंड्स ऑल्सो। आप देखेंगे जो ज्ञान हम आहरण करते हैं कहीं ना कहीं हमें सिखाते हैं, कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि ये स्किल ऐसे डेवलप किया जाता है। मानो हमारा हाथ पकड़ के भी आप देखेंगे, पेरेंट्स आपका हाथ पकड़ के भी आपको सिखाया, आपका टीचर जरूर आप देखेंगे आपके साथ पर्सनली इन्वॉल्व होकर आपको वो पढ़ाया, आपको कुछ चीजें वो सिखाया। सो इसीलिए अथॉरिटी इज ऑल्सो अनदर सोर्स फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। वो आपका टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकता है, ओके, और जहां से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। एंड फर्दर टेनासिटी। तो टेनासिटी को शायद हम नहीं कहेंगे कि यह एक वैलिड सोर्स है नॉलेज एक्विजिशन का, बट मेनी ए टाइम टेनासिटी का अर्थ यही है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, टीवी में, आपके व्हाट्सएप में, आपके स्मार्टफोन में किसी एक प्रकार जो प्रोडक्ट है, ओके, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, बार बार उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। आप कहते हैं ये टीवी बहुत अच्छा है, अच्छा रिजल्ट देता है, ये मोबाइल जो है, ये मोबाइल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये कभी हैंग नहीं होता। तो ये इसे टेनासिटी कहते हैं। मतलब हमारा जो एक साइकोलॉजी है, हमारा जो एक मन है, ये धीरे धीरे एक चीज को जब रिपीटेडली हम सुनते हैं या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमारा मन और हमारा विचार जो है उसी प्रकार का हो जाता है। शायद ये चीज अच्छा हुआ होगा, फिर आप जाकर उसी कंपनी प्रोडक्ट खरीद कर लेते हैं। मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। फर्दर रीजन, वी ऑल्सो यूज रीजन, इट मे बी डिडक्टिव रीजनिंग, इट मे बी इंडक्टिव रीजनिंग। तो जो हमारा रीजनिंग है, हमारा तर्क जो है, हमारा तर्क भी हम व्यवहार करते हैं ज्ञान आहरण करने के लिए। बहुत सारे चीज, बहुत टाइम में हम सोचते हैं, उसे वेरीफाई करने के लिए हम कोशिश करते हैं, ये क्यों हुआ। बहुत सारे प्रश्न हम खुद को पूछते हैं, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, ये कैसे हो सकता है, क्या क्या कारण इसमें है। तो जब हम इसका रीजनिंग एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश करते हैं, वो भी एक सोर्स बनता है। कि जरूर मैं कहूँगा एक वैलिड सोर्स ये है ज्ञान आहरण करने के लिए, टू एक्वायर नॉलेज। एंड फर्दर एम्पिरिसिज्म। जब एम्पिरिसिज्म का हम बात करते हैं, इसका मतलब साइंस को हम यहाँ ले आते हैं। साइंस का जो मेथड्स है, प्रिंसिपल्स है, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है, वो हम फॉलो करते हैं। ओके, इट मे बी ए टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, इट मे बी ए टाइप ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, इट मे बी ए टाइप ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। सो साइंस का जो थ्योरी, साइंस का जो प्रिंसिपल्स, जो प्रोसेसेस है, जब एडॉप्ट करके किस चीज को, एक फैक्ट को समझने के लिए हम कोशिश करते हैं, तब भी यह एक ज्ञान का एक सोर्स बनता है। फर्दर फेथ, फेथ जो कि संपूर्ण रूप में व्यक्तिगत है, इट इज टोटली इंडिविजुअल इन नेचर। ओके, इंडिविजुअल इन नेचर। हमारा फेथ में भी आवर रिलीजियस फेथ, हमारा आइडिया जो मैंने कहा था एक्सपीरियंस नॉलेज, मुझे एक्सपीरियंस हुआ, ये चीजें बहुत अच्छा है, ये मेरा फेथ है, मेरा आइडियाज है। तो मेरा विचार मैं किसके ऊपर थोप नहीं सकता, मैं दूसरे का विचार अलग हो सकता है, पर हम कहते हैं बिकॉज ऑफ माई रिलीजियस बिलीफ आई एक्वायर मेनी नॉलेज। बहुत ज्ञान मुझे एक्वायर हुआ है, जो कि संपूर्ण रूप में व्यक्तिगत, इसे एक वैलिड सोर्स हम नहीं कहेंगे, पर व्यक्तिगत रूप में हो सकता है यह एक सोर्स टू एक्वायर नॉलेज। देन फर्दर रिवेलेशन। रिवेलेशन यही है कि हम कहते हैं कि
कभी कभी आप भी जरूर इसे कहे एक्सपीरियंस किए होंगे कि मेरा सिक्स्थ सेंस ये कहता है कि ऐसे ही चीजें हैं, मेरा सिक्स्थ सेंस इसे कहता है। ओके, तो आपका सिक्स्थ सेंस आपका भी व्यक्तिगत है, ठीक है। आपका सिक्स्थ सेंस क्या कहा ये दूसरों हो सकता है दूसरे उसे दूसरे व्यक्ति से एक्सेप्ट करे या ना करे। इट इज नॉट देयर फीलिंग, इट इज नॉट देयर एक्सपीरियंस। सो इसीलिए फेथ, रिवेलेशन एंड टेनासिटी, ये जो तीन है ये एक वैलिड सोर्स नॉलेज का नहीं है, पर व्यक्तिगत सोर्स है, इसे व्यक्तिगत नॉलेज का एक सोर्स हो सकता है। सो फ्रेंड्स, व्हाट आई मीन टू से हियर दैट वी यूज मेनी सोर्सेस टू एक्वायर नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज फॉर कंस्टिट्यूटिंग ए डिसिप्लिन। जब एक डिसिप्लिन का रचना हम करते हैं या जब एक डिसिप्लिन रचना होता है, इट मे बी ए डिसिप्लिन ऑफ साइंस, मे बी ए डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस और मैथमेटिक्स और ह्यूमैनिटीज, एक विशेष प्रकार का ज्ञान को हम कैटेगराइज करते हैं। ओके, क्योंकि आप देखेंगे साइंस का नेचर ऑफ नॉलेज सोशल साइंस से अलग होता है, लिटरेचर से अलग होता है, लैंग्वेज से अलग होता है, मैथमेटिक्स से मोर और लेस सेम है, पर देखेंगे मेथड्स जो हम साइंस और मैथमेटिक्स में यूज करते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस भी उसमें है। तो इसीलिए एक विशेष प्रकार का ज्ञान को जब हम एकत्रित करते हैं, उसे कैटेगराइज करते हैं, वहीं से एक विषय का उत्पन्न होता है, वहीं से एक विषय का एमर्ज करता है। सो चलिए ब्रीफली थोड़ा हम डिस्कशन करें डिसिप्लिन ऑफ साइंस। व्हेन आई टॉक अबाउट डिसिप्लिन ऑफ साइंस, द प्रोसेसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, द प्रोसेसेस जो नॉलेज, डिसिप्लिनरी नॉलेज और इसका प्रोसेसेस जो हम यूज करते हैं, जैसे कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंस में हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं, साइंस में हम साइंटिफिक इंक्वायरी का काम करते हैं। ओके, जब हम साइंस का बात करेंगे आप देखेंगे साइंटिफिक इंक्वायरी का हम जरूर उसे हम यूज करते हैं। देन साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक इनोवेशंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आप देखेंगे बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आप देखेंगे साइंस का एक थ्योरी एस्टैब्लिश हुआ है और थ्योरी धीरे धीरे उसे वो थ्योरी को वैलिडेट भी फर्दर किया गया है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ यू कैन से न्यूटन, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आइंस्टाइन। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें वो पहले फील किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं, ऑब्जर्व करके फिर साइंटिफिकली उसे प्रूफ करने के लिए कोशिश किए हैं। ओके, देन एम्पिरिसिज्म, जब साइंस का एंटायर प्रोसेस जब हम फॉलो करते हैं टू इन्वेस्टिगेट सर्टेन थिंग, to compare certain thing, to validate the knowledge, then rationalization. So friends, जब साइंस डिसिप्लिन का हम बात करते हैं आप देखेंगे साइंटिफिकली इट मे बी ए टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन, इनोवेशन, देन इंट्यूशन, एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलाइजेशन, ये सभी इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। यही प्रोसेस उसका होता है, यही उसका नॉलेज एक्विजिशन का और नॉलेज एक डिसिप्लिनरी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का यही प्रोसेस होता है। नेचर ऑफ नॉलेज इसका इस प्रकार का है। फर्दर जब हम सोशल साइंस का बात करते हैं यहाँ भी हम ऑब्जर्वेशन जरूर यूज करते हैं, पर यह जो ऑब्जर्वेशन है ये सोशल ऑब्जर्वेशन है। सो व्हाट वी डू इन सोशल साइंस, वी यूज सोशल ऑब्जर्वेशन, सोशल इंक्वायरी, हिस्टोरिकल डिस्कवरी, सोशल एक्सप्लोरेशन, सोशल इनोवेशन, नैरेटिव्स, बहुत प्रकार का नैरेटिव्स हम यहाँ डेवलप करते हैं। स्टोरी टेलिंग आप सुने होंगे, जब एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी आप करते हैं, एथनोग्राफिक स्टडी कुछ आप करते हैं, आप देखेंगे कि स्टोरी टेलिंग, बहुत सारे स्टोरी आप भी सुने होंगे आपके परिवार से, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके कम्युनिटी में, आपके सोसाइटी में, कि लोग इस प्रकार का स्टोरी कहते हैं। तो स्टोरी को आप ऐसे उसे many a time you will find that उसी स्टोरी से बहुत सारी चीजें एमर्ज भी करता है। ओके, देन फर्दर सोशियो पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सो फ्रेंड्स, जब हम सोशल साइंस का बात करते हैं, it deals with our involvement, our experiences in the society, in the family, in the community, within the friends, within the peers, in the school, okay, with the teachers, जो चीज़ें हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं। ओके, एक सोशल इंक्वायरी, हम देखते हैं समाज हमारा जो है, समाज परिवर्तनशील क्यों है, हाउ मोबिलिटी कैसे समाज में आता है, एक समाज परिवर्तन कैसे होता है, वर्टिकल मोबिलिटी कैसे होता है, हॉराइजॉन्टल मोबिलिटी कैसे होता है। जब तक इस समाज को हम नहीं समझेंगे तो फिर जब हम इस सोशल इंक्वायरी नहीं करेंगे, जब हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तब इसे समझने के लिए हम तब इसे हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जब डिसिप्लिनरी नॉलेज का बात करते हैं सोशल साइंस में,
तब कम्युनिटी, सोसाइटी, फैमिली, ग्रुप, डिफरेंट सोशल सेक्शंस, सोशल ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इसके ऊपर हम ज्ञान आहरण करते हैं। ओके, और हमारा यही सब प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, दैट इज सोशल ऑब्जर्वेशन, सोशल इंक्वायरी, हिस्टोरिकल डिस्कवरी, देन सोशल एक्सप्लोरेशन, सोशल इनोवेशंस, नैरेटिव्स, क्या क्या बातें लोग कहते हैं, क्या क्या स्टोरी लोग कहते हैं, वो स्टोरी का सत्यता क्या है, क्या वो स्टोरी के हिसाब से सही से है, तो ये सब चीजें हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम जब मैथमेटिक्स का बात करते हैं, यहाँ हमारा फोकस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर होता है, इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर होता है, डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर होता है, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर होता है, एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर होता है। हम जो सोचते हैं एनालिटिकली उसे हम सोचते हैं और सिंथेटिक वे में उसे हम सोचते हैं। सो फ्रेंड्स, हम जो समस्या, मैथमेटिक्स रिलेटेड समस्या को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग यूज कर हम सॉल्व करते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर से जनरल तक हम प्रोसीड करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में, और डिडक्टिव रीजनिंग में जनरल से पर्टिकुलर तक हम प्रोसीड करते हैं। एक एग्जाम्पल टू रूल्स, ओके, जैसे इंडक्टिव रीजनिंग में और डिडक्टिव रीजनिंग में रूल्स टू एग्जाम्पल, फॉर्मूलाज, we'll use the formula, then we solve the problem. So here the processes of acquisition of knowledge, at the same time the disciplinary knowledge and its processes, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस हम यूज करते हैं, नॉलेज प्रोसेस हम यूज करते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, हमारा तर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस हम इसमें यूज करते हैं मैथमेटिक्स डिसिप्लिन में। फर्दर जब ह्यूमैनिटीज का बात करेंगे, ये समथिंग डिफरेंट है। इसका जो डिसिप्लिनरी नॉलेज बेस्ड नेचर ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेसेस फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इन ह्यूमैनिटीज इज समथिंग डिफरेंट। ओके, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, यह क्रिएटिव थिंकिंग हमारा सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रिएटिवली कैसे हम किसी एक लिटरेचर के ऊपर, किसी एक क्रिएशन के ऊपर हमारा सोच हम विकसित करते हैं। देन स्टोरी टेलिंग, हाउ वी डेवलप टू टेल ए स्टोरी, टू लिसन ए स्टोरी, एट द सेम टाइम to tell a story also, to narrate something, to reflect something, then further to appreciate something also. So whenever you are finding a type of literature, तो वो लिटरेचर यदि आपको अच्छा लगता है, आप खुद को रोक नहीं पाते हैं, आप उसे अप्रिसिएट करने में लग जाते हैं, आपको लगता है व्हाट ए ब्यूटीफुल क्रिएशन। मुझे लगता है आप लोग सब समझ रहे होंगे। देन क्रिटिकल एनालिसिस, देन वैल्यूइंग एंड कैरेक्टराइजेशन, आप क्या करते हैं, आप जब आप पढ़ते हैं एक फीलिंग आता है, एक इमोशन आता है कि हाउ वैल्यूएबल थिंग इज, यू आर ऑल्सो एक्वायरिंग सर्टेन वैल्यूज फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमैनिटीज। सभी डिसिप्लिन में वैल्यू इन्वॉल्व है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, देन क्रिएशन, आप क्रिएट करते हैं कुछ चीजें और एप्रिसिएट भी करते हैं, एंड क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, कुछ चीजें रियलाइज भी करते हैं। आपके एटीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड करता है, आपके फीलिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है। देन फर्दर I will take another 4-5 minutes, then I will conclude my session. फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। हमारा लास्ट लर्निंग आउटकम्स था, दैट इज पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। एवरी डिसिप्लिनरी नॉलेज, और जब एक डिसिप्लिन कंस्टिट्यूट हम करते हैं, एक डिसिप्लिन का जब हम रचना करते हैं, उसका कुछ पर्सपेक्टिव्स होता है। जस्ट लाइक आपके स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, अभी मैं 4 पर्सपेक्टिव का बात किया। पर्सपेक्टिव्स ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज में एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव का बात किया, सोशियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव का बात किया, देन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का बात भी मैंने किया, देन इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक, इसे भी हम इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। आप देखिए, एवरी डिसिप्लिन इज हैविंग सर्टेन पर्सपेक्टिव, और पर्टिकुलरली इफ आई विल से एवरी डिसिप्लिन इज हैविंग ए टाइप ऑफ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। हम कहते हैं फिलोसॉफी ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, इवन फिलोसॉफी ऑफ यू कैन से फिजिक्स, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। हम एजुकेशनल फिलोसॉफी एक कोर्स है, एक पेपर है, हमारा टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में हम पढ़ते हैं एजुकेशनल फिलोसॉफी, ओके। तो इसमें हम देखते हैं कि एजुकेशनल जो डिस्कोर्सेस है, एजुकेशनल डिस्कोर्सेस जो है, इसका क्या फिलोसॉफी है, इसका क्या थ्योरीज है। सो फ्रेंड्स, व्हेन आई टॉक अबाउट फिलोसॉफी ऑफ ए डिसिप्लिन, इट मीन्स हम बात करते हैं थ्योरीज के ऊपर, हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर, हम बात करते हैं कुछ लॉज के ऊपर, ओके। सो एवरी डिसिप्लिन इज हैविंग इट्स ओन थ्योरीज, ओन प्रिंसिपल्स, ओन नॉलेज बेस, एंड एवरी डिसिप्लिन इज हैविंग ए सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज। सो इसीलिए हर डिसिप्लिन का एक अपना दर्शन शास्त्र होता है, एक अपना फिलोसॉफी होता है। उसी प्रकार हर डिसिप्लिन का एक सोशियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि आप देखिए, जब डिसिप्लिन का रचना हम करते हैं, एक विषय का रचना जब किया जाता है, आफ्टर ऑल किसके लिए हम करते हैं? हम करते हैं सोसाइटी के लिए, ओके, बिकॉज द सोशल मेंबर्स
the community members, the students, okay, they will get the benefit of it. So that's why हमारा सोसाइटी में जो नॉर्म्स है, जो स्टैंडर्ड्स है, हमारा सोसाइटी के जो प्रिंसिपल्स है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा जो बिलीव है, हमारा जो आइडियाज है, ये सभी रिफ्लेक्ट होता है हमारा डिसिप्लिन में, हमारा सब्जेक्ट में। इसीलिए आप ह्यूमैनिटीज का बात कर ले, आप सोशल साइंस का बात कर ले, आप देखेंगे जरूर ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे आपके करिकुलम में। उसी प्रकार पॉलिटिकल सिस्टम, किसी एक देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मे बी अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यू विल फाइंड दैट द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप देखेंगे द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज देन अदर वैल्यूज, ये भी हमारा करिकुलम में रिफ्लेक्ट होता है। सो इसीलिए हमारा सोशल बिलीव्स, सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, आवर लिविंग स्टाइल, देन आवर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आवर पॉलिटिकल बिलीव्स, ये भी सभी एंड द पॉलिटिकल वैल्यूज, ये भी रिफ्लेक्ट होता है हमारा करिकुलम में, हमारा डिसिप्लिन में। फर्दर हिस्टोरिकल, एवरी डिसिप्लिन इज हैविंग इट्स ओन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हर डिसिप्लिन का एक अपना हिस्ट्री होता है, अपना डेवलपमेंट होता है। ओके, सो इसीलिए हम कहेंगे कि डिसिप्लिन का विकास कैसे हुआ है, डिसिप्लिन का रचना कैसे हुआ है, डिसिप्लिन का क्रोनोलॉजी क्या है। जैसे कि एजुकेशन का यदि हम बात करें, एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मीडियावल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ड्यूरिंग एजुकेशन एट द बुद्धिस्ट पीरियड, देन एजुकेशन सिस्टम एट द ब्रिटिश पीरियड, देन एट द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यू विल फाइंड दैट ये एजुकेशन, शिक्षा विषय का विकास कैसे हुआ है, टीचर एजुकेशन का विकास कैसे हुआ है। तो उसी प्रकार आप हिस्ट्री सब्जेक्ट ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सभी विषय का एक अपना इतिहास है। एंड फर्दर एवरी डिसिप्लिन इज हैविंग इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक और इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन और पर्सपेक्टिव। यू विल फाइंड दैट जो डिसिप्लिन हम रचना किए हैं, वही डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन में आता है। एक उसी डिसिप्लिन को बेस करके करिकुलम हम डेवलप करते हैं, और वो करिकुलम को बेस करके कुछ प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं, मे बी फॉर यूजी प्रोग्राम, मे बी फॉर पीजी प्रोग्राम, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और स्कूल में उसे पढ़ाया जाता है। ओके, यू आर गेटिंग सर्टिफिकेशन फॉर दैट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट। सो दिस इज कॉल्ड एज द इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन और पर्सपेक्टिव ऑफ ए डिसिप्लिन। तो मुझे लगता है कि आपको आपका समझ जरूर डेवलप हुआ होगा रिगार्डिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज सो फार एज डिफरेंट पर्सपेक्टिव इज कंसर्न। तो अभी मुझे लगता है यह समय है कि मैं और एक बार, कल भी बताया था, आज भी मैंने बता दूं आप लोगों को कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, यह जो है कॉम्प्लेक्स कोर्स है आपका बीएड प्रोग्राम का, इसका मूक्स हम डेवलप कर लिए हैं, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हम डेवलप कर दिए, जो कि स्वयं प्लेटफॉर्म में है और आप लोग के लिए यह कोर्स हमने डेवलप किया। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सबको कि आप इसे ज्वाइन करें, ज्वाइन करके ज़रूर आप एक एक्सपीरियंस ले कि ये विषय का कैसे मतलब इसका ट्रांजैक्ट हम कैसे किए हैं, इसका डिफरेंट वीडियोस, आपको हाई क्वालिटीज वीडियोस मिलेगा कि मॉड्यूलर वीकली अप्रोच में ये प्रोग्राम, ये कोर्स हमने डेवलप किया। लिंक यहाँ दिया गया है, ज़रूर इस लिंक को आप यूज करें, फॉलो करें, स्वयं प्लेटफॉर्म में आप देखें। 15 फरवरी 2021 में ये कोर्स, ऑनलाइन कोर्स शुरू हो जाएगा, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस कोर्स में ज्वाइन करें। फर्दर यदि आपका और कुछ क्वेरीज है, आप मुझे एक मेल लिख सकते हैं niradhar@ignou.ac.in। आप मुझे टेलीफोन भी कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और ट्विटर हैंडल में भी देख सकते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे वीडियो प्रोग्राम आपको मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।